भारत देश में पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का गला घोटा जा रहा है। पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। There were a few stories which I really wanted to do while being there, but I could not. Mainstream television news in India is pretty much failing people. There's also a whole raft of journalists who've checked out of mainstream news. Many of them say journalism on India's airwaves has become seriously compromised. इतना तो हर कोई कह रहा है कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है। हम लगातार मीडिया, खासकर न्यूज चैनलों के गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के सांप्रदायिक होते जाने को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। रवीश कुमार ने जब एनडीटीवी छोड़ा तो ये माना जाने लगा कि इंडिया डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। देश में अनबायस्ड जर्नलिज्म की कोई जगह नहीं रह गई है। और सिर्फ रवीश कुमार ही नहीं, सौरभ शुक्ला, संकेत उपाध्याय, दीपक शर्मा, विकास तिवारी, फे डिसूजा जैसे बहुत सारे नामी गिरामी जर्नलिस्ट जर्नलिज्म छोड़ने लग गए और उन्हें मजबूरन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। और इसका जिम्मेदार ठहराया गया बीजेपी और नरेंद्र मोदी को। 2014 के बाद से, जब से बीजेपी पावर में आई है, तब से यह देखा जाने लगा है कि न्यूज चैनल्स जो पहले अनबायस्ड होते थे अब बट गए हैं, राइट विंग और लेफ्ट विंग में बट गए हैं। जहां पहले न्यूज का काम अनबायस्ड इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाना होता था, जनता को जानकारी देकर उसका सही गलत बताना होता था, वो या तो सिर्फ सही या सिर्फ गलत बताने लग गए थे, चिल्ला चिल्ला कर डिबेट करने लग गए थे, हाथापाई करते थे, टीवी सीरियल्स की बातें होती थी, ऑन एयर लाइव जर्नलिज्म पे विचित्र विचित्र बातें होती थी। रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। और जैसे जैसे ये बायसनेस, ये एक्सट्रीमिटी बढ़ती गई, लोगों का जर्नलिज्म पर से, मेन स्ट्रीम मीडिया पर से, मेन स्ट्रीम न्यूज पर से विश्वास उठता चला गया। लेकिन इसमें कितना सच है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें कहूं कि न्यूज कभी अनबायस्ड होने के लिए बनी ही नहीं थी तो तुम मानोगे, क्योंकि 2014 के बाद से ही नहीं, उससे पहले भी न्यूज आउटलेट्स हमेशा से बायस्ड होते थे। 2010 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया था कि कैसे उस समय मीडिया के थ्रू करप्शन होता आ रहा था। पार्टीज जिनमें कांग्रेस, बीजेपी सब इंक्लूडेड थी, मीडिया को पैसे देकर अपने मतलब की न्यूज छपवाती थी। And in a verdict that could affect the spread of paid news, the Supreme Court ruled that the Election Commission was authorized to disqualify a person on account of lodging false accounts of election expenditures. बट अगर बायसनेस पहले से थी तो ऐसा क्या हुआ कि टीवी जर्नलिस्ट को जर्नलिज्म छोड़ के यूट्यूब पे आना पड़ा? एंड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी कैसे हो गई कि उनका हुक्म मीडिया पे, जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है, उस पर चलने लगा? और क्यों अर्नब गोस्वामी जैसे राइट विंग जर्नलिस्ट जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके लेफ्ट विंग कॉम्पिटिटर को गवर्नमेंट टेक ओवर करे, जैसे एनडीटीवी के साथ हुआ? जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स क्यों बनते हैं, न्यूज क्यों बायस्ड है, ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में अगर हैं तो इन सब का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें भी ये लगता है 2014 के बाद से मीडिया बट गया है, उससे पहले अनबायस्ड होता था, और वो न्यूज चैनल जो पहले अनबायस्ड होते थे आज उन्होंने अपनी राइट या लेफ्ट विंग की एक साइड पकड़ ली है, अब इंडिया में कोई ऐसा गवर्नमेंट न्यूट्रल मीडिया नहीं है। स्टेट्स में भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मीडिया हो गया है। यहाँ पर ये सवाल भी हम इसलिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल न्यूज की बात ही इसलिए हो रही है बिकॉज यही कारण बताया जाता है कि टीवी के बड़े बड़े जर्नलिस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आइडियोलॉजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जर्नलिज्म छोड़ के सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आम न्यूज की बात होती, ये प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड होते, फॉलो करे जा रहे होते, तो क्यों रवीश कुमार जैसे नामी जर्नलिस्ट को एनडीटीवी छोड़कर यूट्यूब पे आना पड़ता? एंड आई नो तुम में से काफी लोग ये कहेंगे कि इसके लिए तो सीधी सीधी बीजेपी, करंट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही आई ओपनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो होगा तुम्हारे लिए, तो इसको शेयर करने से पहले सोचना मत, लाइक करने से पहले ही मत सोचना, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियोस के लिए। इसका जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों इस बायस की वजह से लोगों का आज विश्वास न्यूज चैनल से उठ गया है। किसी भी न्यूज चैनल को स्क्रैच से बिल्ड करना, इतने कंपटीशन के बीच में उसको मॉनिटरली सस्टेन करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल एंड सैडली बहुत एक्सपेंसिव काम है। एंड ये करने के लिए किसी भी न्यूज चैनल पर अच्छी सोर्सेज ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। स्पॉन्सरशिप, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, लाइसेंसिंग, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जैसे कई तरीके होते हैं, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। ये एडवर्टाइजमेंट्स तुम्हें न्यूज सेगमेंट्स के बीच में कमर्शियल्स के रूप में चलते मिलते हैं। जो भी कंपनीज इंटरेस्टेड होती हैं अपने एड चलाने में, वो अहेड ऑफ टाइम स्लॉट्स ब्लॉक कर देती हैं। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट्स भी उन्हीं न्यूज चैनल्स पे आएंगे जो पॉपुलर होंगे, जो अच्छे चल रहे होंगे, जो कामयाब होंगे, जिनकी टीआरपी अच्छी होगी। This inverted triangle has become a thing of the past. Now triangles do not structure news, TRP does. Now टीआरपी के बारे में सुना हम सब ने है, पर उसको समझना जरूरी है। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से देख रहे हैं, उनकी पसंद क्या है, नापसंद
रीजन क्या है, दिन के किस टाइम पे देख रहे हैं और कितने टाइम के लिए देख रहे हैं, ये सब तुम्हें टीआरपी बताता है। जितनी अच्छी टीआरपी रेटिंग उतने अच्छे आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एडवर्टाइजमेंट्स। लेकिन यही टीआरपी रेटिंग है जिसकी वजह से न्यूज चैनल्स की क्रेडिबिलिटी को फर्क पड़ा। In the attempt to go viral, we are sometimes making a mockery of ourselves. And while people may be consuming something that has gone viral, and you'll get the views, but then it's a slippery slope. And they'll never come back to you for something. They will not trust you, like you said. There's a credibility crisis. I feel really bad for reporters who are mocked at when they do something really silly they are really pushed to deliver and to do something different. And so the problem is not with that reporter or that anchor. The problem is with the editor who's letting it go on air. क्योंकि सैडली टीआरपी बनाने का एक ही तरीका है कि लोगों की बायस को टारगेट करो। टीवी न्यूज चैनल्स अब पहले की तरह बोरिंग नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। वो टाइम नहीं है अब जब प्रतिमा पुरी जैसे न्यूज एंकर्स दूरदर्शन पे आकर पॉइस और कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को न्यूज बताते थे। अब न्यूज को किस समय, किस ऑडियंस को, किस केडेंस से, किस तरीके से दिखाना है वो बहुत फाइनली ट्यून कर लिया गया है। जैसे सुबह सुबह आती हैं तेज खबरें, क्योंकि वो उस टाइम पे होता है जब लोग अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। 10 मिनट में 100 खबर, 5 मिनट में 100 खबर, 10 मिनट में 10 बड़ी खबर। हाँ, यही तुम्हें आज तक की इस आइकॉनिक बीट से प्यार भी हुआ था। फिर दोपहर में किस शो में, किसकी ससुराल में, किस सास ने किस बहू को क्या बोला, टीवी की दुनिया में क्या पॉपुलर है क्या नहीं पॉपुलर है, ऐसी चीजों को एंटरटेनमेंट को कवर करने लगे जिसको आप काफी नजरियों में न्यूज मान भी नहीं सकते। लेकिन इसलिए करा जाता था बिकॉज दोपहर में उनकी टीवी वॉचिंग ऑडियंस हाउसवाइफ या उनकी सास होती थी। सीरियल्स के बीटीएस, एक्टर्स के इंटरव्यूज, किस सीरियल में लास्ट दिन क्या हुआ था, ये सब कवर करा जाता था। फिर शाम में या तो किसी सुबह की पुरानी न्यूज पर दोबारा कवरेज होती थी या फिर वियर्ड चीजें जैसे एलियंस का आना, प्राचीन इतिहास की बातें, स्पोर्ट्स न्यूज, खुफिया जगह, हॉन्टेड प्लेसेस, भूत प्रेत की कहानियां बताई जाती थी। एंड तुम तो आज YouTube पे देख रहे हो रिटेंशन एडिटिंग की चीज। न्यूज चैनल्स ने बहुत पहले व्यूअर्स को आखिरी तक रोकने के लिए चैन से सोना हो तो जाग जाओ, पूरी कहानी जानने के लिए रुके रहिए, ये सब उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। फिर न्यूज चैनल्स पर असली मसाला लेकिन रात के 9 बजे के आसपास मिलता था, क्योंकि तब होते थे न्यूज चैनल्स पे डिबेट शोज। एंड हमारी तुम्हारी तरह आम इंसान तो यही सोचेगा कि डिबेट्स तो अच्छी चीज है, पर हमारे अर्नब गोस्वामी जैसे जर्नलिस्ट का मानना कुछ ऐसा है। Because I realize that there needs to be conflict for any conversation to be true. वहीं इन सेहत से टीवी एंकर्स के कुछ ऐसे रूप देखने को मिलने लगे। Waris, don't stretch the argument, Waris. Don't stretch the argument. टीवी न्यूज चैनल्स के डिबेट रूम्स बहुत कंट्रोवर्शियल, लाउड एंड बायस्ड होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल डिबेट रूम्स कुछ न्यूज चैनल्स इंडिया को ऊपर दिखाने के लिए, पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए यूज करा करते थे, जिसको देखकर लोगों को ये लगने लगा कि ये न्यूज चैनल्स हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अक्सर किसी और न्यूज चैनल पे किसी और इशू पर नेगेटिव या अगेंस्ट में बोलने वाले पैनलिस्ट को न्यूज एंकर म्यूट कर दिया करते थे। उनके आर्गुमेंट्स नहीं सुने जाते थे, उन पर बस चिल्लाया जाता था, उनको नीचे दिखाया जाता था, जिसकी वजह से ये न्यूज चैनल्स देश के पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज पर कंटेंट और ज्यादा बढ़ाने लगे। डिबेट रूम्स में केओस का माहौल खड़ा किया जाता था। ऐसे न्यूज पैनलिस्ट को बुलाया जाने लगा जो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे पर चिल्लाना अच्छे से जानते थे। कुछ में तो लोग गाली गलौज के बाद हाथापाई पर उतर आए। ये डिबेट रूम्स न्यूज को, इवेंट्स को सेंसेशनलाइज करने लग गए। ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एग्जैजरेटेड हेडलाइंस, कंट्रोवर्शियल रिप्रेजेंटेशन। कई मायनों में न्यूज चैनल्स न्यूज कम वायलेंस, केओस और हेट्रेड ज्यादा प्रोपोगेट करने लग गए थे। एंड ऐसा दोनों तरफ हो रहा था। जैसे इंडिया अलायंस जो लेफ्ट विंग वाली पार्टीज थी, उन्होंने 14 ऐसे जर्नलिस्ट की लिस्ट निकाली जिनको वो बॉयकॉट करेंगे, उनके डिबेट्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके ओपिनियंस को यू न्यूज एंकर्स सुना ही नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मानो कि बीजेपी की सपोर्ट में ये न्यूज चैनल्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और कलेक्शन ऑफ चैनल्स है जो उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करता है। चाहे कितना भी अच्छा डिसीजन हो, उनकी तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दे को लेकर सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाएगा, उन पर सवाल उठाए जाएंगे। और इस सारे फसाद का असर सीधा व्यूअरशिप पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो चैनल ज्यादा एक्सट्रीम में बायस होते हैं उनको लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी न्यूज चैनल ने अपने आप को राइट विंग आइडियोलॉजी या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की तरह मार्केट नहीं किया है। जैसे चैनल्स लाइक रिपब्लिक, भारत आज तक अपने आप को देश हित के लिए काम करने वाले न्यूज चैनल्स बताते हैं, तो वहीं एनडीटीवी जैसे न्यूज चैनल्स अपने आप को अनबायस्ड और न्यूट्रल दिखाते हैं। जबकि सच जितना हमने अभी देखा, इनमें से कोई भी नहीं होता। लेकिन तुम अगर गौर करो तो तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि न्यूज चैनल्स के इन सारे टैंट्रम्स, इन सारे फॉर्मेट्स, इस सारे तरीकों से एक एंड व्यूअर को, अगर मैं और तुम न्यूज देखने जाएं, तो
तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। न्यूज चैनल्स हर चीज को सेंसेशनलाइज करने लग गए, लोगों को बताने लग गए बढ़ा चढ़ा के कि क्या हुआ, पर उसके पीछे का क्यों, उसके पीछे के रीजंस, उसका इम्पैक्ट, उस पर फोकस करना बंद कर दिया। जब लोगों को न्यूज एक बहुत एग्जैजरेटेड, बायस तरीके से देखने को मिलने लगी तो एक बहुत बड़ा गैप हो गया उस ऑडियंस के लिए जो न्यूज को समझना चाहती थी। एंड यहीं पे राइज होता है सोशल मीडिया जर्नलिज्म, यूट्यूब जर्नलिज्म का। हम सब ध्रुव राठी को जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जर्नलिज्म, पॉलिटिकल कंटेंट बनाने वाला आर्ग्यूएबली सबसे ज्यादा जाना माना नाम है। कुछ दिन पहले ध्रुव राठी को अपनी यूट्यूब जर्नी कंप्लीट करते हुए कुछ 10 साल हो गए। जून 2014 में 0 सब्सक्राइबर्स और 0 व्यूज के साथ ये कहानी शुरू हुई। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और लगभग 2.5 बिलियन व्यूज। ये मेरे यूट्यूब करियर की दोस्तों 10 ईयर एनिवर्सरी है। उनको 10 साल हो गए इंडियन पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स पर बात करते हुए, और शुरुआत से ही लोगों ने नोटिस किया है कि ध्रुव राठी का एंटी बीजेपी एक स्टांस है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल को एक्सपोज करूंगा कि कैसे वो पेड और झूठी खबरों से अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ध्रुव राठी ने ये काम करना तब शुरू करा था जब कोई और यूट्यूबर ये नहीं कर रहा था। वो काम जरूरी भी था कि वो फैक्ट्स और डेटा के साथ गवर्नमेंट को, उनकी पॉलिसीज को, उनके काम को क्वेश्चन करते थे, अपने हर आर्गुमेंट के पीछे एक बहुत डिटेल रीजनिंग देते थे। इतना कि बहुत सारे राइट लीनिंग लोग ध्रुव की बातों को सुनकर अपनी आइडियोलॉजी क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो गए थे। ध्रुव टीवी न्यूज जर्नलिस्ट जैसे रवीश कुमार के साथ भी इंटरव्यू करें। एंड उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि एक इंडिविजुअल क्रिएटर, सोशल मीडिया क्रिएटर किसी जाने माने जर्नलिस्ट के साथ एक इंटरव्यू करके आ जाए एंड अपने आप को इतना रेलेवेंट बना पाए कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर भी कर रही है। अपनी रिसर्च को स्टेट भी करते थे, जिसका विश्वास जनता में बना और लोग धीरे धीरे यूट्यूब जर्नलिज्म पर रिलाई करने लग गए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन गैप भरा जाने लगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना बड़ा हो गया था। एंड 2016 में जियो आने के बाद से, जब से इंडिया का डेटा कंजम्पशन, न्यूज कंजम्पशन, कंटेंट कंजम्पशन इतना बड़ा है, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पॉलिटिकल न्यूज में ये हुआ कि लोगों के पास उस न्यूज को जानने के लिए न्यूज चैनल्स के अलावा अब बहुत सारी और सोर्सेस थी। एंड उन्हीं न्यूज चैनल्स को जो ऑलरेडी तुम्हें सेंसेशनलाइज करके तुम्हारी अटेंशन खींच रहे थे, उनको मिलने लगा बहुत ज्यादा कंपटीशन। क्योंकि देखते ही देखते ध्रुव राठी जैसे और बहुत सारे क्रिएटर जो इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन न्यूज के बारे में बात करते थे, एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रेजेंट करते थे, वो उभर कर आने लगे। देशभक्त, मोहक मंगल, नीतीश राजपूत, श्याम शर्मा जैसे यूट्यूबर जर्नलिस्ट आपको देखने को मिले जो न्यूट्रल, लेफ्ट या राइट आइडियोलॉजी रखते थे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अभी के समय में यूट्यूबर्स ने जैसे टिपिकल न्यूज चैनल्स रिपोर्टिंग करते थे, वो भी जिम्मा उठा लिया। जहां यूट्यूबर्स को हमेशा से सिर्फ सेकेंडरी सोर्सेज पर रिलाई करना पड़ता था, आज सार्थक गोस्वामी जैसे जर्नलिस्ट हैं जो अपनी सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी के साथ खुद से साइट पर जाकर रिसर्च करते हैं भारत के अलग अलग मुद्दों पर। वहीं फिर ऐसे यूट्यूबर्स देखने को मिले जो शायद बड़े चैनल्स उनके पास नहीं होते थे, पर उनकी क्रेडिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन, उनका स्टैंड, उनका प्रेजेंटेशन सब इतना अच्छा होता था कि बड़े से बड़ा नेता उनको इंटरव्यूज करने के लिए अपने घर में बुला के उनसे कैंडिड कॉन्वर्सेशन करने के लिए मना भी नहीं कर सकता था। जैसे संदेश भाटिया, लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी इंटरनेट पर कंज्यूम करने वाली न्यूज की जनता के लिए पॉलिटिशियन से वो सवाल पूछते थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पूछती थी। वहीं फिर ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी तो किसी और तरीके से स्टार्ट करी थी, पर आज वो पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं बिकॉज उनकी ऑडियंस वो डिमांड करती है। जैसे रणवीर अलाहाबादिया ने फिटनेस से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, लेकिन वो आज एस जयशंकर जैसे बड़े पॉलिटिशियंस के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। राज शवानी का नीश फील्ड बिजनेस एनालिसिस रहा है, लेकिन नाउ ही इज प्राइमरीली नोन एज अ पॉडकास्टर हु ब्रिंग्स रेलेवेंट पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज टू गेट इनसाइट्स इनटू वेरियस इंडस्ट्रीज। और ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज जेन जी इज मेकिंग वोटिंग सेक्सी अगेन। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% जेन जी को वोटिंग अट्रैक्टिव लगती है, 41% समझते हैं वोट करना जरूरी है, 46% समझते हैं पॉलिटिकल एफिलिएशंस होना क्रूशियल होता है, एंड 44% वांट ओपन माइंडेडनेस इन पॉलिटिक्स। और बल्कि 15% तो ये भी कहते हैं कि दे विल नॉट डेट समवन हु डज नॉट वोट। 2019 के इलेक्शन में 18 से 19 की एज में, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स 15 मिलियन थे। एंड माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले इलेक्शंस में ये नंबर 18 मिलियन तक पहुंच जाएगा। केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में यंग वोटर्स का राइज देखने को मिल रहा है। एंड जब उनसे सवाल करा जाता है कि वो अपनी न्यूज कहां से कंज्यूम करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं, तो उसका बहुत बड़ा जवाब आता है सोशल मीडिया। 40% say they get political updates from Instagram, 26% choose YouTube, 17% get updates from Twitter, only 12% opt for Facebook. एंड इसी वजह से बहुत सारे यूट्यूब जर्नलिस्ट और एजेंसीज जैसे क्विंट, न्यूज लॉन्ड्री, मोजो स्टोरी ने इस स्पेस में एंट्री ले लिया है। लेकिन डिजिटल रेवोल्यूशन के अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन रहा है कि लोग ट्रेडिशनल जर्नलिज्म छोड़ के
YouTube पर आ रहे हैं। और वो जितना आसान है बोलने में, उतना ही मुश्किल हो जाता है उसको गहराई से समझने में। एंड अब जब तुम्हें न्यूज की फैलेसी, सारी आर्ग्यूमेंट समझ आ गई हैं, तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि क्यों टीवी जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स बन रहे हैं। एंड जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारे दिमाग को हिला कर रख देगा। Adani Group indirectly acquiring a 29% stake in news media brand NDTV. And a lot of people are calling this a hostile takeover. अडानी के एनडीटीवी टेकओवर के बाद नवंबर 30, 2022 को रवीश कुमार एनडीटीवी से रेजिग्नेशन ले लेते हैं, ये कहते हुए कि अडानी के बहुत क्लोज टाइज हैं बीजेपी से और अडानी के टेकओवर की वजह से एनडीटीवी की एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। एंड अपने रेजिग्नेशन के बाद वीडियो बनाते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें डर है कि कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया की अहमियत खत्म ना हो जाए। हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। सिर्फ रवीश कुमार ही नहीं, जस्ट उनके बाद सौरभ शुक्ला, संकेत उपाध्याय, सुनील सैनी भी एनडीटीवी छोड़कर एक अपना अलग यूट्यूब चैनल एस्टैब्लिश कर देते हैं कॉल्ड द रेड माइक। एंड उनका ये कहना है कि इस डिसीजन के पीछे उनका रीजन था वो पॉलिटिकल प्रेशर जो बहुत टाइम से उनके ऊपर पड़ता आ रहा है। 2019 में फे डिसूजा, जो एक जानी मानी जर्नलिस्ट थी, उन्होंने अचानक मिरर नाव छोड़ा और स्पेकुलेशन आने लगे कि उन पर पॉलिटिकल दबाव है। विकास तिवारी, जो छत्तीसगढ़ में स्थित एक जर्नलिस्ट है, उनका कहना था कि उनके चैनल ने नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट्स करने के लिए बताया, लेकिन जब वो साइट पर पहुंचे तो रियल माहौल बिल्कुल ऑपोजिट था जो चैनल पर दिखाया गया था। गांव वाले खुश नहीं थे एनडीएमसी से, लेकिन फिर भी अच्छी लाइट में दिखाया जा रहा था, जो कारण रहा उनका न्यूज चैनल छोड़कर अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के पीछे। वही दीपक शर्मा ये बताते हैं कि जब भी उन्होंने कोशिश करी एडिटर से सवाल जवाब करने की, तो उन्हें रोक दिया गया। किस आइडियोलॉजी की न्यूज टीवी पर जाएगी, इसकी ओनरशिप आज शायद एडिटर और एंकर के पास नहीं रही है, अनलेस वो उस चैनल के फाउंडर या एडिटर इन चीफ की होती है, जैसे रजत शर्मा फॉर इंडिया टीवी, अर्नब गोस्वामी फॉर रिपब्लिक भारत। अदरवाइज सारे जर्नलिस्ट सिर्फ एम्प्लॉइज है जिनके पास कोई क्रिएटिव कंट्रोल नहीं होता है। एक बहुत बड़ा कारण है कि टीवी जर्नलिस्ट यूट्यूब पर आते हैं बिकॉज सिर्फ क्रिएटिव फ्रीडम एंड क्वालिटी कंट्रोल ही नहीं, अक्सर ज्यादा क्रेडिबिलिटी भी यूट्यूबर्स आज ले जाते हैं। अब तुम इस वीडियो में यहां तक आ गए हो तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम डायरेक्टली मेरे से बात कर रहे हो, मेरा तुम्हारा एक कनेक्शन है जो तुम इतने टाइम तक मेरी बात सुन रहे हो। एंड ऐसे ही किसी भी यूट्यूबर की तरह एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट के पास भी टीवी जर्नलिस्ट से ज्यादा एक एडेड एडवांटेज होती है कि वो अपनी ऑडियंस से एक डायरेक्ट क्लोज कनेक्शन बना सकते हैं। एक स्टेटस गेम करने के बाद, एक क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के बाद उनको आज उस सेम नजर से देखा जाता है जो टीवी पर काम कर रहे न्यूज एंकर को देखा जाता है। लेकिन फायदा उनके पास यह होता है कि दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट के पास स्टेक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। याद है ना जब शुरुआत में बोला था कि एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी होती है कि जो न्यूज वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही है या गलत है ये एस्टैब्लिश करना। एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट को टीवी न्यूज चैनल में काम करने जर्नलिस्ट की तरह ना तो अपने फाउंडर या एडिटर इन चीफ की सुननी होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूट्यूबर जर्नलिस्ट के पास ना तो अपने गलत पेश करे हुए फैक्ट्स, ना बायस के साथ प्रेजेंट करी हुई ओपिनियन को जस्टिफाई करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड इसी के साथ एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट के लिए बहुत आसान होता है अपनी एक इमेज क्यूरेट करना। जहां रवीश कुमार को लोग लेफ्टिस्ट मानते हैं, अर्नब गोस्वामी को राइटिस्ट मानते हैं, वहीं ध्रुव राठी के एक्सट्रीम केस को छोड़ दिया जाए तो यूट्यूबर जैसे मोहक मंगल, नीतीश राजपूत, जो इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स माने जाते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, उनको एक अच्छे यूट्यूबर, एक अच्छे प्रोड्यूसर की तरह देखा जाता है, चाहे वो अपने बायसेस अपने कंटेंट में लाए या ना लाए। लेकिन साथ साथ ट्रेंडी पॉलिटिकल मुद्दों पर अपने बायस के साथ या बिना बायस के ओपिनियन देकर यूट्यूबर जर्नलिस्ट, इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स वैसे ही लोगों की अटेंशन गार्नर कर पाते हैं लाइक टिपिकल न्यूज चैनल, समटाइम्स मोर देन देम, पर बिना टाइपकास्ट हुए जैसे टीवी एंकर्स हो जाते हैं। और इसी वजह से लोग यूट्यूबर जर्नलिस्ट पर विश्वास भी ज्यादा जल्दी कर लेते हैं और बार बार उन्हें देखने आते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं किसी यूट्यूबर या क्रिएटर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक यूट्यूब जर्नलिस्ट होने के क्या फायदे हैं जो एक न्यूज एंकर के पास नहीं होते हैं। क्योंकि एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट के पास एक मुद्दे पर बात करना बहुत ज्यादा आसान है। ज्यादा से ज्यादा एक रिसर्चर, एक एडिटर, एक राइटर की जरूरत है किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपना एक ओपिनियन प्रेजेंट करने के लिए। सेकंड लेवल सोर्सेज जो न्यूज चैनल्स इतनी मेहनत करके, रिपोर्टर्स यूज करके, कैमरामैन यूज करके ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, फीस चाहिए, पूरी टीम कोऑर्डिनेट कर रही होती है, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी है। एक यूट्यूबर के पास आज वो ताकत है एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक बड़े न्यूज चैनल से कंपीट करने की। एंड कई मायनों में यही सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारे जाने वाले टीवी जर्नलिस्ट अपनी न्यूज चैनल्स की जॉब्स को छोड़कर इंडिविजुअल कैपेसिटी में यूट्यूब
यूट्यूबर बन रहे हैं, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद सवाल यही आता है कि क्या यूट्यूब जर्नलिज्म बेटर है टीवी जर्नलिज्म? इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। जैसे इंडिया में ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स देखने वाले लोग बहुत कम है कंपेयर टू वो लोग जो टीवी न्यूज देखते हैं। ये 100 न्यूज चैनल, 200 न्यूज चैनल, जो 400 न्यूज चैनल हैं, जितने बड़े मासेस के बैंड को पहुंचते हैं, आप YouTube से वहां तक नहीं पहुंच सकते। साथ में ही डिजिटली न्यूज कंज्यूम करने वाली जनता जनरली 16 से 25 के एज ब्रैकेट में होती है, जिसमें 18 साल से कम उम्र वाले लोग तो वोट भी नहीं कर सकते। और देश की बाकी सारी जनता आज भी जो रूरल टियर 1 अर्बन शहरों में नहीं रह रही है, वो न्यूज चैनल्स पर रिलाई कर रही है। एंड उस जनता के लिए जो डिजिटली न्यूज कंज्यूम करती है, मोस्टली इंपैक्ट सिर्फ कमेंट सेक्शन तक रह जाता है। लेकिन असल बात तो यह है कि चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल, सब सिर्फ मीडियम्स हैं अपनी बायस को राइट ऑडियंस को सेल करने के लिए। एंड इसी के बाद आखिरी सवाल यह आता है कि क्यों अर्नब गोस्वामी या रवीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनके ऑपोजिशन बंद हो जाए। 2014 के पहले यह माना जाता था कि एक न्यूज चैनल सरकार की अच्छाई और बुराई दोनों दिखाया करता था, एंड ये परसेप्शन है कि तब न्यूज चैनल्स रिलेटिवली न्यूट्रल हुआ करते थे। 2014 में बीजेपी और मोदी की लहर आई और सब बदल गया, देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगा। तो जो कॉमन मासेस था वो बहुत इनोसेंट था। वो 2014 के पहले मीडिया को जिस लेगेसी से देख रहा था, जिस ट्रस्ट से देख रहा था, 2014 के बाद उसी ट्रस्ट से देख रहा था, और वो उसके ट्रैप में फंस गया, जहां मीडिया को दो हिस्सों में बांटा गया, एक प्रो बीजेपी, प्रो एनडीए, प्रो मोदी, और एक एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए, एंटी मोदी। अब मैं मोदी जी का नाम इसलिए ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि पार्टी का कई मायनों में इससे मतलब नहीं है, क्योंकि कोई इंसान, कोई वोटर किस पार्टी को वोट करता है, वो पार्टी की पॉलिसीज, आइडियोलॉजी से ज्यादा उस पार्टी का लीडर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को फ्रेम किया कि वो मीडिया के लिए सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गए। जैसे 2022 में नरेंद्र मोदी वाज रैंक्ड एज द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर। पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज के थ्रू नरेंद्र मोदी ने अपनी पब्लिक परसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी, और इसी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया न्यूज चैनल्स ने अपनी टीआरपी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जहां रिपब्लिक भारत जैसे न्यूज चैनल्स प्रो मोदी एजेंडा के नाम पर व्यूज कमा रहे थे, वहीं एनडीटीवी जैसे चैनल्स एंटी मोदी एजेंडा की व्यूअरशिप ले रहे थे, और दोनों ही तरह के न्यूज चैनल्स का फायदा था बायस्ड होने में। नरेंद्र मोदी का एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज़ दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस रिलेट टू एंड दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ। लेकिन ये बायस सिर्फ न्यूज चैनल्स के लिए काम नहीं करता है, ये बायस काम करता है तुम्हारे यूट्यूबर्स के लिए भी। इवेंचुअली देखने वाली जनता का नंबर अगर हमारे देश में तुम 150 करोड़ लोगों का मानो, तो उनके कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज होंगी जिसकी तरफ वो ज्यादा या कम लीन करते हैं। न्यूज चैनल्स का काम है तुम्हारी इस अटेंशन को यूज करके एडवर्टाइजर्स को बेचना, क्योंकि इसी से वो पैसा कमाते हैं, इसी से वो रेगुलरली तुम्हें न्यूज दे सकते हैं। यही सेम मेट्रिक एक लोअर लेवल पे लोअर रिक्वायरमेंट्स के साथ, लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ एक यूट्यूबर करता है। सोचो अगर कल को ध्रुव राठी एंटी बीजेपी कंटेंट की जगह प्रो गवर्नमेंट कंटेंट बनाने लगे, तो वो लोग जिन्होंने ध्रुव राठी को उस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब किया था, उसके लिए बार बार देखने आते थे, क्योंकि वो उनकी उस आइडियोलॉजी से अलाइन करता है, वो उसको देखना बंद कर देंगे, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा ध्रुव राठी के फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज पर। एंड यही सबसे बड़ा कारण है इस परसेप्शन के पीछे कि पहले के टाइम पर जब न्यूज चैनल्स अनबायस्ड होते थे, तो वो अनबायस्ड इसलिए होते थे ताकि वो सबको केटर कर सके। लेकिन ये आज की तारीख में पॉसिबल ही नहीं है। इसका सिंपल सा कारण खुद यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही हैं। जब एक नॉर्मल व्यूअर के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही होगा न्यूज कंज्यूम करने के लिए, तो वो सिर्फ उस सोर्स पर जाएगा जो उसको वो दिखाती है जो वो सुनना चाहता है। एंड इसका कारण कोई बायस या फिर कोई नेगेटिव एजेंडा या फिर कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। एंड ये एक्चुअली बेटर है एंड व्यूअर के लिए, अगर तुम्हें कंज्यूम करनी है न्यूज ऑन अ क्विक बेसिस, तो तुम्हारे पास एप्स हैं जैसे इन शॉर्ट्स। अगर तुम्हें कंज्यूम करनी है न्यूज जो तुम्हारे आसपास के इलाकों में हो रही है, तुम्हारे पास है लोकल न्यूज चैनल्स जो तुम्हें तुम्हारी लोकल न्यूज दिखाएंगे। अगर तुम्हें नेशनल लेवल की न्यूज, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज कंज्यूम करनी है, तो तुम्हारे पास दुनिया भर से चैनल्स का एक्सेस है। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसका काम तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स कर रहे हैं। एंड जब तुम एक व्यूअर, तुम्हारी अटेंशन के लिए ये सारे लोग लड़ रहे हैं, तो उन सारे लोगों को अपने आप को एडवांटेज करने के लिए, तुम तक डायरेक्टली पहुंचने के लिए एक तरफ का बायस पकड़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज तुम इनके ऊपर अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करोगे जब तुम्हें वो चीज एक क्विकर तरीके से तुम्हारे फोन पर 2 सेकंड में मिल सकती है। तुम ट्विटर पे बाइट साइज इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर सकते हो। एंड इसीलिए रवीश कुमार शायद कभी न्यूट्रल न्यूज प्रेजेंट करना शुरू करेंगे ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उस न्यूट्रल न्यूज के कंपटीशन में तुम्हारे पास शॉर्ट फॉर्म सोशल मीडिया है, जैसे इंस्टाग्राम, इन शॉर्ट्स, ट्विटर। The advertiser wanted a broader section of the audience to watch and to try and buy what they were selling. So it wasn't an ethical decision. It was a
was a business decision. Okay. Yeah. एंड इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन तुम्हें ये सीखना चाहिए कि चाहे यूट्यूब हो, टीवी न्यूज हो, इनका बायस कभी खत्म नहीं होगा। चांसेस आर कि सिर्फ एक ही तरह की कहानी दिखाएं, अपने आप को कितना भी न्यूट्रल बताते हुए। एंड तुम्हारे लिए सबसे बड़ा टेक अवे सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है। इस सारे डिस्कोर्स के बीच, इस सारे नॉइस के बीच तुम्हारी बस एक जिम्मेदारी है, अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना। एंड अगर तुम इस देश के एक वोटिंग नागरिक हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बस इतनी सी है कि तुम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहो। लेकिन देश की, स्टेट की, बड़े मुद्दों की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने से पहले तुम्हें अपने डायरेक्ट लोकल लेवल पर इन्वॉल्व होने की जरूरत है। एंड सिर्फ एक बात से अटैच होने की बजाय अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझने के लिए दोनों तरफ की बात सुनो और अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को, आइडियोलॉजी को अपनी खुद की आइडेंटिटी से अलग करो। क्योंकि अगर तुम न्यूज देख रहे हो एक साइड की बात सुनने के लिए, तुम न्यूज को न्यूज के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो। एंड अगर सिर्फ इतना सा डिफरेंस तुमने समझ लिया कि तुम न्यूज को एंटरटेनमेंट के लिए कंज्यूम कर रही हो, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, तो तुम्हारी सिविक जिम्मेदारी की शुरुआत वहीं से हो जाती है। अगर यहाँ तक आए हो तो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट का नाम नीचे कमेंट करते जाना। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो नीचे थैंक यू वेदांत भाई कमेंट करते जाना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो यूट्यूब एल्गोरिथम तुम्हें कहता है कि ये वीडियो तुम्हें और अच्छी लगेगी। इनफैक्ट ऐसी और वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।